अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आज का हमारा मौजू होगा पाकिस्तानी मीडिया, जजेस, जर्नलों, अदालतों और जर्नलिस्ट का सबसे महबूब मौजू स्विस अकाउंट्स केस। इस मौजू पर वीडियो बनाना मेरी तरजीह नहीं थी। मैं समझता था कि ये सब मुकदमात किस्सा पारीना हो चुके, माजी का तज़किरा हो चुके और लोगों को इनकी बाबत हकाइक से बखूबी आगाही हो चुकी है। मुमकिन है कि अब दोबारा इनका ढंडोरा पीटना मुमकिन ना हो। लेकिन आज अभी शाम को मैं हैरान रह गया जब मैंने मुल्क के एक मारूफ, मुवक्किर और मकबूल तरीन एंकर पर्सन की वीडियो लॉग देखी। जनाब ने फरमाया कि स्विट्जरलैंड में मौजूद आसिफ अली जरदारी के 60 करोड़ डॉलर, 60 मिलियन डॉलर्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान की हुकूमतों ने जद्दोजहद करके, मेहनत कोशिश करके उन्हें निकलवाने का मौका दे दिया है और वो पैसे स्टेट को यानी रियासत को नहीं मिल पाए हैं। कहानियां बहुत अजीब होती हैं, बार बार उन्हें रिपीट किया जाता है। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसे के बाद उसकी 10 लाख नई शहादतें बयान की जाती हैं, झूठ बोला जाता है। यही मीडिया का परसेप्शन है। मीडिया हकाइक बयान नहीं करता, सच नहीं बोलता। मीडिया सिर्फ परसेप्शन पैदा करता है और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर परसेप्शन यह है कि आसिफ अली जरदारी बहुत करप्ट है और उसे मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याब करना दुनिया का सबसे आसान फेल है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सजा नहीं होता तो वो बहुत चालाक इंसान है या उसके मुखालिफिन बहुत ज्यादा नरम दिल हैं। इस कहानी का आगाज 5 नवंबर 1996 को होता है। सदर फारूक लगारी असम्बली तोड़ते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करते हैं और आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुनिया जहान के मुकदमात उन पर बनाए जाते हैं, उन्हें पसे दीवारे ज़ंदान फेंक दिया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क छोड़ना पड़ता है। इस पूरे मुकदमा में या इस केस में आपको शहीद मोहतरमा की आखिरी हुकूमत तोड़े जाने की तारीख याद रखना होगी। 5 नवंबर 1996 को आसिफ अली जरदारी को आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था। स्विट्जरलैंड में वाक़या एक बैंक ABN AMRO की एक ब्रांच में, जो खुफिया अकाउंट खोलने के लिए मशहूर और मारूफ थी। 21 मई 1998 को पहला अकाउंट खोला जाता है जिसमें अकाउंट होल्डर्स का नाम AA, BB और NB लिखवाया जाता है। इसे आप आसिफ अली समझ लें, बेनज़ीर भुट्टो समझ लें और नुसरत भुट्टो समझ लें। दूसरा अकाउंट और तीसरा अकाउंट 27 मई 1998 को खुलवाया जाता है। अब याद रखने की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी 1.5 साल कबल गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तीनों अकाउंट्स में 20-20 मिलियन डॉलर्स जमा करवाए जाते हैं और पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मुकदमात की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पाकिस्तानी अदालतों में भी तकरीबन यही इल्जामात थे और बैरून मुल्क यानी स्विट्जरलैंड की अदालत में भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनवाई गई थी। स्विट्जरलैंड की अदालतों में एक मुकदमा कायम नहीं किया गया, बल्कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर करने के लिए 3 अलग अलग राउंड्स खेले गए। बैनुल अक़वामी कवानीन से नावाकिफ मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ की टीम पहली बार गलती कर गई जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की हुकूमत के सामने ये क्लेम पेश किया कि ये 60 मिलियन डॉलर्स किकबैक्स यानी कमीशन की कमाई के हैं, जो आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो ने मुख्तलिफ नौइयत के ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में देने के बाद वसूल किए हैं। दावा किया गया कि 20 मिलियन डॉलर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को ARY गोल्ड ने ट्रांसफर किए हैं। ARY गोल्ड का किस्सा यह है कि यह पाकिस्तानी नजाद दुबई का रिहायशी अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब की मलकियती कंपनी है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत से कबल सोना पाकिस्तान में स्मगल होता था और उसकी दरामद का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कम से कम मौका में बहुत सारे निज़ाम हाय ज़िंदगी और मुल्की स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और ऑर्गेनाइज करने की जद्दोजहद की। उनमें से एक गोल्ड इंपोर्ट को रेगुलराइज करने की कोशिश थी। पाकिस्तान में गोल्ड के इंपोर्ट के टेंडर ओपन किए गए और ओपन बिड पर पाकिस्तान में सोने की दरामद की इजाज़त दी गई। ARY गोल्ड ने यह टेंडर अगस्त 1996 में जीता। अब दावा यह किया गया कि ARY गोल्ड ने इस टेंडर के हसूल के लिए 21 मई 1998 को स्विट्जरलैंड में आसिफ अली जरदारी के नाम एक अकाउंट खुलवाकर 20 मिलियन डॉलर की रकम ट्रांसफर की है।
जिन लोगों का मकसद इल्जाम लगाना, झूठ बोलना होता है, उनके लिए ये मामला अहमियत नहीं रखते। लेकिन जानने की कोशिश ये करना है कि क्या पाकिस्तान में गोल्ड की इंपोर्ट का लाइसेंस इस कदर वैल्यू भी रखता था। उन दिनों दुबई और पाकिस्तान के दरमियान सोने की शरह तबादला में या गोल्ड की इंपोर्ट पर 5 रुपए फी तोला मुनाफा होता था। एआरवाई गोल्ड ने 5 नवंबर 1996 तक जो कुल सोना पाकिस्तान में इंपोर्ट किया यानी दुबई से भिजवाया, उसकी मालियत 53 लाख रुपए थी, यानी पाकिस्तानी 53 लाख रुपए। इस बिजनेस में से एआरवाई गोल्ड ने $20 मिलियन किकबैक्स आसिफ अली जरदारी को उस वक्त मुंतकिल किए जब उन्हें आखिरी बार जेल गए हुए 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था। इसी तरह दूसरे 2 अकाउंट्स की बाबत यह दावा किया गया कि बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर रैंडम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का एक कानून बनाकर बैनुल अक़वामी टेंडर के जरिए 2 कंपनियों को कस्टम की करप्शन रोकने के लिए तैनात किया था। दोनों कंपनियों ने, जिनमें से एक SGS और एक को टेक्ना नामी कंपनी थी, उन कंपनियों से भी $20 मिलियन कमीशन वसूल किया गया और ये कमीशन भी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब दोस्त ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या उन कंपनियों को पाकिस्तान से होने वाली कुल सालाना आमदनी $1 मिलियन भी थी या नहीं। एक कंपनी का टोटल बिजनेस वॉल्यूम पाकिस्तान में $1 मिलियन नहीं है और वो $20 मिलियन कमीशन दे रही है। ये दिलचस्प कहानियां थी जो उस वक्त स्विट्जरलैंड की हुकूमत के सामने बयान की गई। हुकूमत पाकिस्तान की लीगल टीम, सेनेटर सैफुर रहमान और उस वक्त का नैब, जिसका नाम उस वक्त पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी कमीशन था, उसको मुंह की खाना पड़ी जब उन्हें मालूम हुआ कि स्विट्जरलैंड में किसी भी मजाज अथॉरिटी या सरकारी ऑफिसर के लिए किकबैक्स और कमीशन लेना बिल्कुल शरई और कानूनी है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत अपनी अथॉरिटीज को इख्तियार देती है कि वो किकबैक्स में ली गई रकम को अपने एसेट्स में जाहिर करें और उन पर 15% टैक्स अदा करें। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान की पहली काविश मलियामेट हो गई। अब इन अकाउंट्स पर नया खेल खेला जाना शुरू हुआ। हुकूमत पाकिस्तान के कारपर्दाजान को मालूम था कि यूरोप में उस वक्त मुनशियात की स्मगलिंग एक भयानक जुर्म समझी जाती है। पाकिस्तान में शोरंग खान और आरिफ बलोच नामी 2 मुनशियात के स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मराहत देने का वादा किया गया और उनसे एक बयान लेने की कोशिश की गई कि वो ये बिजनेस या मुनशियात का धंधा आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन के तौर पर करते हैं। बदकिस्मती से आरिफ बलोच और शोरंग खान अपनी अपनी नस्ल और कबाली असबियत की वजह से या किसी भी बाबत वजह से इस खेल में शरीके-कार न हुए और ये खेल दरमियान में तरक करना पड़ा। इसके बाद सेनेटर सैफुर रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जस्टिस कय्यूम पर मुश्तमिल टीम ने बड़ी मेहनत की, बैनुल अक़वामी कवानीन का मुतालिया किया और ये पाया कि अगर ये कहा जाए कि ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग की है तो स्विस हुकूमत इस पर सबसे ज्यादा हसास है और फौरी तौर पर एक्शन लेती है। ये पहला मौका था जब हुकूमत पाकिस्तान अपनी कोशिश में कामयाब हुई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से केस फाइल किया गया कि ये पैसा आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो का है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड मुंतकिल किया गया है। स्विस हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई और बेनजीर भुट्टो के नाम समन जारी हुए। अब यहाँ पर पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के कवानीन के इख्तलाफ का फायदा उठाया जाता है। पाकिस्तान में भी कोई भी मुकदमा कायम करना हुकूमत के नुमाइंदे यानी प्रोसिक्यूटर का इख्तियार है। अब फर्क ये समझ लें कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूटर को सरकारी वकील या डिप्टी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जनरल वगैरह कहा जाता है और यूरोप में इस सीट पर बैठे हुए आदमी का नाम है प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट। पाकिस्तान में भी प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो मुकदमा को अदालत में भिजवाने से पहले उस पर अपनी माइंड अप्लाई करे, उस पर सोच विचार करे कि क्या कल कला को यह मुकदमा फ्रूटफुल हो सकेगा और मुल्जमान को सजा हो सकेगी। यूरोप के प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट के पास इससे कहीं ज्यादा वसी इख्तियारात हैं और वहां पर 90% मुकदमात उसी स्टेज पर निपटा दिए जाते हैं। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नोटिस किया कि आप आए और ये बताएं कि ये अकाउंट्स किसके हैं और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ भिजवाया गया है या इसके पीछे कोई जायज जराए हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट, इस लफ्ज को मत भूलिएगा, याद रखिएगा। प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट यानी प्रोसिक्यूटर डेविड डैनियल के रूबरू पेश हुई और उन्होंने वहां पर बयान रिकॉर्ड करवाया कि इन अकाउंट्स के साथ
बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी या मोहतरमा नुसरत भुट्टो का कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा उनका नहीं है और उन्हें कोई एतराज नहीं है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए या स्विट्जरलैंड की हुकूमत इसे जब्त कर ले। अब आप ये तस्वर करें कि तीसरी कोशिश यहाँ पर नाकाम हो गई और इसके बाद स्विट्जरलैंड में कभी कोई कार्रवाई या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की गई। अब पाकिस्तान में एक नया तमाशा खड़ा किया गया। पाकिस्तान में एक वीडियो फिल्म चलाई गई जो मालूम नहीं किस शहर की थी। कहा यह गया कि हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान के बरतानिया में मुतय्यन करदा सफीर वाजिद शमसुल हसन प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे और वहां से तमाम दस्तावेजात लेकर उन्होंने गायब कर दी और दस्तावेजात का ले जाने के लिए कई ट्रक पर मबनी सामान दिखाया गया और यह वीडियो पाकिस्तान में बार बार चलाई गई। अब कानून के शोबा में वकील तो बहुत बड़ा इंसान होता है, मुंशी भी ये बात जानता है कि अगर कभी किसी अदालत में कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए जाएं, दाखिल कर दिए जाएं, किसी तफ्तीश में कोई कागजात जमा करवा दिए जाएं, तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेने का प्रोसेस क़यामत तक दस्तयाब है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुकदमा के खारिज होने के बाद या खत्म होने के बाद ओरिजिनल दस्तावेजात बगैर मुसद्दका नकूल महफूज किए वापस कर दी जाएं। अब आप इस बात को समझ लें कि फर्ज करें ये कहानी मान भी ली जाए कि वाजिद शमसुल हसन ने असली दस्तावेजात हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पर वहां से ले ली, तो ये बात तयशुदा है कि क़यामत तक प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी मुसद्दका नकूल मौजूद रहेंगी और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान जब चाहे वसूल कर सकती है। बहरहाल ये मुकदमा पाकिस्तान में भी जेर समात रहा और जस्टिस कय्यूम, जस्टिस एहसानुल हक चौधरी पर मुश्तमिल एक अदालत ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 21-21 साल कैद बामुशक्कत और जायदाद जब्त करने की सजा सुना दी थी। जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो एक टेप स्कैंडल सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट तोड़ दी। अब ये बात समझने की है कि क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी कानून में मुकदमा को इस बुनियाद पर रिमांड नहीं किया जा सकता कि प्रोसिक्यूशन ने शहादत कम पेश की है या शहादत डिफेक्टिव है। चूंकि भुट्टो को बरी करना पाकिस्तान की अदालतों के बस में नहीं है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमेबाजी को खत्म करना पाकिस्तान की जुडिशियल पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए इस मुकदमा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं खत्म की, मुकदमा रिमांड किया और हुकूमत को इख्तियार दिया कि नए सिरे से शहादत पेश की जा सके। अब इस बात को समझ लें, अगर फौजदारी मुकदमात इस तरह से लड़े जाएं तो फिर 100% लोगों को सजा होने का कामिल यकीन होना चाहिए। इस तरह बेनिफिट ऑफ डाउट मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में यह मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच में समाप्त हुआ तो उस वक्त मेरी यादाश्त के मुताबिक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने इस मुकदमा की समाप्त की। अब हम वापस आ जाते हैं, जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुकर्रर हो गए तो एक कानून NRO नमी, इस पर अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो क्या था, उसे क्या बनाया गया। ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था। PPP की हुकूमत आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके एसोसिएट्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड नहीं किया, इसे खत्म नहीं किया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने वहां इस्तदा पेश की कि PPP इस कानून को डिफेंड नहीं करना चाहती। PPP का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ ये था कि वो अपने मुकदमात को अदालतों से फैसला करवाएंगे, बेशक उनके खिलाफ फैसला हो या हक में फैसला हो। बहरहाल NRO एक ऐसा कानून था जो अदालत ने हुकूमत की इस्तदा पर ख़त्म कर दिया था। अब NRO के खिलाफ जजमेंट लिखते हुए जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक दिलचस्प पैरा लिखा। उन्होंने ये कभी नहीं लिखा कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात खुलवाने के लिए स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखा जाए। उन्होंने ये करार दिया कि किसी भी स्टेज पर यह मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बंद किए गए हैं, हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ वाक़यात बात थी। उन्होंने कहा कि NRO के कानून के पेश होने से कबल की सूरत हाल को पैदा किया जाए। बहरहाल अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को लगा दिया गया और बिलाखिर 4 साल की जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अमर में कामयाब हो गई कि स्विट्जरलैंड की हुकूमत को खत लिखा गया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत की जाए। अब मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी अदालत में किसी भी वक्त कोई मुकदमा जेर समाअत नहीं रहा और सच्ची बात यह है कि तीनों कोशिशें प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर खत्म हो गई थी।
अब जाहिर है स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने यही जवाब लिख कर दिया कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा वहां पर पेंडिंग नहीं है और ये वाकया खत्म हो गया। अब इस केस में एक बात बहुत ज्यादा अहम है कि 60 मिलियन डॉलर या 6 करोड़ डॉलर बैंक्स में मौजूद हैं। वो आखिर किसी ने जमा करवाए हैं, वो किसका पैसा है? अगर मेरा दावा मान लिया जाए कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को कोई शख्स उस दौर में कमीशन क्यों देगा? उस वक्त वो लोग जेलों में थे और बदतरीन टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे। अब ये भी आप याद रखें कि मई 1998 में ही आसिफ अली जरदारी की जुबान प्लास से खींची गई थी जेल में और उनसे बेनजीर भुट्टो को तलाक देने की दस्तावेजात को दस्तखत करवाने के लिए जिस्मानी तशद्दुद किया गया था। अब इस सूरत हाल में कोई शख्स स्विट्जरलैंड में अकाउंट कैसे खुलवाएगा या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कोई गैर मुल्की फर्द उसे कमीशन क्यों कर देगा, ये बात कोई नहीं सोचता। बहरहाल अब नई कोशिश शुरू हुई। अब वो 60 मिलियन डॉलर किसका है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। अब मैं आपको याद करवाता जाऊंगा कि जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो शुरू के दिनों में पीटीवी पर कुछ फिल्म चलाई गई। आपको याद होगा कि ये अकाउंट्स 21 मई 1998 से 27 मई 1998 के दरमियान में खुलवाए गए। अब 28 मई पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन है जिसे यौम तकबीर कहते हैं। उस दिन हुकूमत पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। उस दिन एटमी धमाकों के फौरी बाद जो काम किया गया वो काम ये था कि हुकूमत ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। अब परवेज मुशर्रफ के दौर में हमें वीडियोस दिखाए गए, पीटीवी पर चलाए गए कि सेनेटर सैफुर रहमान जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, उनके भाई मुजीबुर रहमान ने कराची में स्टेट बैंक के ऑफिस और दीगर बैंक्स में जाकर डॉलर्स निकलवाए। जी, अब कहा यह जाता है कि मुजीबुर रहमान ये डॉलर्स लेकर स्विट्जरलैंड पहुंचे या इसी तरह से वो पहले भी डॉलर्स निकलवा रहे थे और अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और वो डॉलर्स इन अकाउंट्स के खोलने में इस्तेमाल हुए। अब ये पैसा पाकिस्तान का है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज तक ये नहीं कहा। वो जलसों में जब आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी पर मबनी तकारीर करते थे वो कहा करते थे कि ये पैसा पाकिस्तान का है, इसे पाकिस्तान में आना चाहिए। तो मेरा मुख्तसर सा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने स्विट्जरलैंड की अदालत से ये पैसा अपने दौर में वापस क्यों नहीं मंगवाया? ये पैसा इमरान खान ने अपने दौर में वापस क्यों नहीं मंगवाया? आज मैं जिस सहाफी का जिक्र कर रहा हूं कि वो फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान ने मिलकर आसिफ अली जरदारी के 60 मिलियन डॉलर यूजर करने की, खत्म करने की, निकलवाने की कोशिश कामयाब बनवाई है। अजीब सोच है। वो लोग जो आसिफ अली जरदारी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो लोग जिन्होंने आसिफ अली जरदारी की फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया, वो लोग जो आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी करते रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो 60 मिलियन डॉलर आसिफ अली जरदारी निकलवा के ले जाए। अब मैं यहाँ पर कानून के तलबा से फिर सवाल करता हूँ कि बेनजीर भुट्टो ने जब एक अदालत में प्रोसिक्यूशन मैजिस्ट्रेट के पास बयान लिखवा दिया कि इन अकाउंट्स में मौजूद रकम से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे बताएं कि किस तरह हुकूमत स्विट्जरलैंड ये पैसा आसिफ अली जरदारी को ट्रांसफर कर सकती है? मेरे भाई, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान, शहजाद अकबर और जो भी लोग और इस मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएं और आप इस पैसा को ट्रेस करें कि ये पैसा बिल आखिर निकलवा कर ले कौन गया है। 20 साल से मुसलसल आप एक मासूम इंसान की किरदार कुशी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैं ये नहीं मानता कि मुल्क का एक मौकर, बड़ा और समझदार सहाफी हकाइक से वाकिफ नहीं है। वो इन बातों को नजरअंदाज करते हुए क्यों एक ही टेप चलाए चला जा रहा है? वो बार बार क्यों एक ही जिक्र करता है कि इमरान खान और नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को बेनिफिट देने के लिए गैर मुमालिक से नाजायज पैसा की दरामद का मुआहिदा 2014 में करने की बजाय 2018 तक मौखर किया। अजीब तमाशा है। आप आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नए मुकदमात बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप मुबैना फेक अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन में बावले हुए हो और आप उसे वो 60 मिलियन डॉलर निकलवाने का मौका दे रहे हो। खुदा वास्ते ऐसी बात करें जो दूसरे इंसानों की समझ में आ सके, जिस बात की कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हो। आज के लिए इतना ही। NRO और दीगर मुकदमात के बारे में अलग वीडियोस में मारूजात पेश करूंगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया। मेरी इस्तदा यही है कि दूसरा रुख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी डिमांड लिखें कि आप किस मौजू पर मुझे सुनना चाहते हैं, गलतियों की निशानदेही करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीडिया के पैदा करदा तमाम परसेप्शन तोड़ने की कोशिश करूँगा
सच बोलूँगा, हक़ाइक़ को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इसी कदर, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।